हेलो क्लास, दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि है ज़मानत को लेकर कि ज़मानत किसके द्वारा दी जाती है, कौन ले सकता है या किन किन कंडीशंस में ज़मानत दी जा सकती है। ठीक है, तो हम ये BNSS 2023 के तहत देख रहे हैं जो कि हमारी CRPC को रिप्लेस किया है इसने, जो 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। तो उसी के तहत हम ज़मानत को देख रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज़मानत को कहीं परिभाषित किया है या नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारी पुरानी CRPC थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसमें ज़मानत को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया था। लेकिन BNSS में इसको परिभाषित भी किया गया है और देने के प्रावधान तो है ही। तो इसको सबसे पहले हमें देख लेना है कि ज़मानत जो है उसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, क्योंकि ये अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ कर रहे हैं, LLB में हैं, या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, बेल्स का तो होता ही है। ठीक है, और पेपर्स में ये है कि प्री में भी आता है और मेंस का तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जो विधि के छात्र हैं जो लॉ कर रहे हैं इस टाइम, तो उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या देख लेनी है कि ज़मानत की डेफिनेशन देख लेनी है। डेफिनेशन जो है हमारी ज़मानत की 2B में दे रखी है, जो कि पहले हमारी जो CRPC थी उसमें कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया था। तो उसमें जो परिभाषित की गई है ज़मानत को, तो उसमें सिर्फ यही बोला है कि जो ज़मानत से मतलब तात्पर्य है कि किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा जो अधिरोपित शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त को या संदिग्ध व्यक्ति को बंद पत्र या जमानत पत्र पर निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से, कहाँ से, ये आपका मेन है कि कहाँ से छोड़ा जाएगा, विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना ही जमानत है। ठीक है, कहाँ से, विधि की अभिरक्षा से, मतलब लॉफुल जो वो अभिरक्षा है लॉफुल होनी चाहिए। ये नहीं है कि इलीगली डिटेन कर रखा है तो हम वहाँ से उसको छुड़ा रहे हैं तो वो जमानत हो गया। तो इसका मेन जो क्रक्स निकल कर आता है, वहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि किसको दी जाएगी और कौन देगा। तो सबसे पहले हमें टाइप्स देख लेने हैं कि कितने प्रकार की जो जमानत हैं वो हमारे BNSS में बता रखी हैं। तो सबसे पहले है कि जमानती अपराध, जो कि है धारा 478 में, और गैर जमानती अपराध 480 में। वहीं है अग्रिम जमानत, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं, 482 में। ठीक है, अब ये जो जमानती है, गैर जमानती है, ये अपराध का पता कैसे चलेगा, तो हमारी जो BNSS की फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ही जमानत को बता रखा है कि कौन सा अपराध जो है हमारा जमानती है और कौन सा अपराध अजमानती है। तो वहाँ पर जाकर उस सेक्शंस को देख सकते हैं। जो हमारे BNS के सेक्शन हैं उसको परिभाषित किया गया है, या उसमें ये बोल सकते हैं कि पहली जो हमारी अनुसूची है उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध अजमानती है। ठीक है, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन में क्या है कि किसके द्वारा दी जाएगी, वहाँ पर ये बताया गया है, तो अधिकारी और न्यायालय के द्वारा दी जाएगी। और कौन लेगा, तो अभियुक्त लेगा या संदिग्ध व्यक्ति लेगा। ठीक है, अभियुक्त मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, संदिग्ध व्यक्ति मतलब कि आशंका है कि व्यक्ति ने यह अपराध किया है, तो उसको हम संदिग्ध व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, कैसे छूटेगा, वो बंद पत्र या जमानत पत्र पर छूटेगा। कहाँ से छोड़ेंगे, तो विधि की अभिरक्षा से और प्राधिकरण की अभिरक्षा, मतलब कोई लीगली जो कस्टडी होती है उसके अंदर से ही उस व्यक्ति को छोड़ा जाना ही मतलब जमानत के रूप में बताया गया है। ठीक है, मेन इसका जो पॉइंट है, विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाएगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि जमानती अपराध जो है हमारा, इसको तो सॉरी डिफाइन नहीं किया गया है, गैर जमानती अपराध को डिफाइन किया गया है 2C में। ठीक है, 2C में डिफाइन किया गया है, पर जो 478 है उसमें हमें ये याद रखना होगा कि ये जो जमानत है, ये जमानत जमानती अपराध के लिए है। जमानती अपराध मतलब जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर के नहीं है, तो वो कैटेगरी जो होती है उनकी जमानती अपराध में आ जाती है। वहीं हम जो मृत्यु, आजीवन, 7 साल से ऊपर के या 7 साल तक के भी, या कोई ऐसे हीनियस क्राइम है, तो वो गैर जमानती अपराध में आ जाते हैं। वही हमको ये याद रखना है कि जमानती अपराध में जो जमानत होती है वो अभियुक्त का राइट एज अ क्लेम कर सकता है, लेकिन गैर जमानती अपराध में वो
एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकता। वो सिर्फ कोर्ट की विवेक की शक्ति है कि उसको वो छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विवेक की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, वो उसको मतलब देनी ही होगी। वो एज अ जो अभियुक्त है एज अ राइट क्लेम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक फेमस केस भी है जो मध्य प्रदेश का था, जो नाम था मोती राम वर्सेस मध्य प्रदेश, 1978 का केस है। इसमें जो कृष्ण अय्यर थे, जस्टिस कृष्ण अय्यर, उन्होंने बोला था कि जो बेल है, बेल इज़ अ एक्सेप्शनल एंड जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इसके रूप में कृष्ण अय्यर ने बोला था ये चीज़। तो एक तरह से क्या बोल दिया कि मतलब जो अभियुक्त है, क्राइम कर आए हैं, तो उनको जमानत दे देनी चाहिए, जो कि जमानती अपराध के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गैर जमानती में भी यही बोला है उन्होंने कि जो जमानत है नियम है और जेल जो है अपवाद है, उसके रूप में लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपराध ऐसे गंभीर हैं जिनको जमानत का मतलब स्वीकार करना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने गाइडलाइंस भी निकाली है। तो इस चीज़ का भी याद रखना है कि यहाँ पर जो अभियुक्त है वो एज अ राइट क्लेम कर सकता है और यहाँ पर जो है राइट क्लेम नहीं कर सकता। वो न्यायालय के विवेक के अनुसार ही मतलब उसको बेल दी जाएगी। यहीं अब हम तीसरी पे आ जाते हैं कि अग्रिम जमानत क्या होती है। अग्रिम जमानत ये होती है अगर आपके ऊपर अजमानती अपराध का मतलब लग रहा है कि मेरे ऊपर अजमानती अपराध का अभियोग लगने वाला है, उससे पहले ही आपने जो बेल के लिए मतलब जमानत के लिए प्रोसीड कर दिया। ये जो जमानत है हम यहाँ पर सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट से ही ले सकते हैं। इसमें एक बात और याद रखनी चाहिए, मतलब ये एज अ एडवोकेट भी और एज अ जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्या होता है, बहुत से एडवोकेट क्या होते हैं, जैसे इनमें सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट को पावर दे रखी है, मजिस्ट्रेट्स को पावर नहीं दे रखी है। जबकि यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट की बात की गई है और यहाँ पर नॉर्मली कोर्ट्स की बात की गई है। जो सेक्शन आप पढ़ेंगे इसको 478 में, तो यहाँ पर न्यायालय शब्द का यूज़ किया गया है, न्यायालय और अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी के द्वारा, और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज़ किया गया है हमारा हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत से एडवोकेट्स क्या होते हैं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट मूव कर जाते हैं बेल के लिए, अगर उनको लग रहा है कि हमारे क्लाइंट के ऊपर एक अजमानती अपराध का अभियोग लगने वाला है या लग चुका है। मतलब इन शॉर्ट कहें तो चार्जशीट सबमिट होने से पहले आपको ये आशंका हो गई है कि मेरे खिलाफ ऐसा अभियोग लगने वाला है, तो आप बेल मूव कर देते हैं। तो एडवोकेट क्या होते हैं, वो हाई कोर्ट डायरेक्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद क्या होता है, जो सेशन न्यायालय का जो नीचे का ट्रायल है हमारा, जो मतलब नीचे की कोर्ट है, निचली कोर्ट क्या है, सेशन न्यायालय, उससे ऊपर क्या है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ना जाकर वो सेशन न्यायालय ना जाकर हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो सेशन न्यायालय का जो हमारा राइट था वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए सबसे पहले हमें सेशन न्यायालय जाना चाहिए अगर वहाँ पर खारिज होती है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ना जाकर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो सेशन न्यायालय का भी उनका वो राइट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सेशन कोर्ट जाना चाहिए, देन हाई कोर्ट मूव करना चाहिए, जिससे हमारा जो निचला राइट है वो ख़त्म ना हो। अब इसमें जमानती अपराध में क्या है, जमानती अपराध में ये भी है कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति है उसको भी डिफाइन किया गया है। ये एक इंटरव्यू का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्धन व्यक्ति क्या होता है या निर्धन व्यक्ति कहाँ पर डिफाइन है, कि बेल में निर्धन व्यक्ति को बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो वहाँ पर जो उसका सेकेंड क्लॉज है वो ये बोलता है कि अगर गिरफ्तारी के 7 दिन के अंतर, इस वाले सेक्शन में 478 में कि गिरफ्तारी के 7 दिन के अंतर्गत वो अगर बेल अपनी लेने में असमर्थ है, मतलब कि जमानत पत्र या बेल बॉन्ड जो होते हैं, बंद पत्र बेल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, वो देने में असमर्थ है, तो वहाँ पर उसको एक निर्धन व्यक्ति के रूप में काउंट किया जाएगा और उसको न्यायालय जो है उन्मोचित कर देगा। मतलब उसको बेल नहीं देने का प्रावधान नहीं बोला, डायरेक्ट उन्मोचित मतलब डिस्चार्ज कर देगा कि तुम्हारे ऊपर कोई क्राइम का अभियोग लगा ही नहीं था, इस तरह से। तो आपको ये भी प्रावधान इसमें याद रखना है कि 478 में निर्धन व्यक्ति की भी बात की गई है। ठीक है, अब हम 480 पर आ जाते हैं। 480 में क्या है, हमारी जो है गैर जमानती अपराध के लिए बोला गया है। पहले क्लॉज में ये बोला गया है कि जो सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट से भिन्न जो न्यायालय हैं, मतलब कि मजिस्ट्रेट कोर्ट यहाँ पर जो है जमानत देने की बात कर रहा है, वो बहुत सारी कंडीशंस बताई हैं कि वहाँ पर जमानत नहीं दी जाएगी। जैसे मृत्यु है, आजीवन कारावास का है, या 7 साल से ऊपर का है, या फिर जो 3 वर्ष तक के क्राइम हैं उन्होंने पहले ही मतलब दोष सिद्धि
हो चुकी है, फिर दोबारा पकड़े जा चुके हैं, तो उनमें नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में वहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई बालक है या कोई महिला है या फिर कोई ऐसी वृद्ध है या कोई शिथिलांग व्यक्ति है तो उसको वहाँ पर बेल दी जा सकती है। ठीक है, इसके दूसरे क्लॉज में ही ये बोला गया है कि अगर मान लो जो 480 में कि पूछा जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं क्या गैर जमानती अपराध में बेल दे सकते हैं, तो आंसर है हमारा यस। इसका जो दूसरा क्लॉज है, टू जो क्लॉज बोलता है, हमारा टू क्लॉज ये बोलता है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा भी जमानत दी जा सकती है। ठीक है, वहाँ पर कुछ कंडीशंस है, बट आपका क्वेश्चन क्या है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जमानत दी जा सकती है, तो आप बोलेंगे यस दी जा सकती है 480 के क्लॉज 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि गैर जमानती अपराध में, क्योंकि हम सुनते हैं कि गैर जमानती अपराध में पुलिस तो नहीं दे सकती होगी पर दे सकती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर कोर्ट्स का भी याद रखना है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट न्यायालय की बात की गई है, ना ही सेशन न्यायालय, ना ही हाई कोर्ट की बात की गई है कि कौन देगा। उनसे जो भिन्न होंगी, मतलब कि मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई, तो वही हमारा जो है बेल दे सकती है, अन्यथा कोई बेल नहीं देगा। और पुलिस ऑफिसर्स भी दे सकते हैं, ये भी याद रखना है। लेकिन इसका जो तीसरा क्लॉज है, तीसरा क्लॉज में भी एक और बेल निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल बेल, सशर्त बेल। तो सशर्त बेल का प्रावधान हमारा कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना है हमें। सशर्त जमानत जो है हमारी 480 के क्लॉज 3 में दे रखी है। ठीक है, 480 के क्लॉज 3 में, तो वहाँ पर यही है कि अगर कोर्ट चाहे तो कुछ कंडीशंस लगाकर अभियुक्त को, जो अभियुक्त है ये संदिग्ध व्यक्ति है, उसको जमानत दे सकता है। तो ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्री का, जो पूछ लिया जाता है कि सशर्त बेल कहाँ पर है, तो हमें बताना है 480 के क्लॉज 3 में। तो आई होप आपकी ये तीनों जो जमानत हैं वो क्लियर हो गई होंगी। वैसे एक बेल और बचती है जिसको हम डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इन नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बता दूंगी। ठीक है, आप मेरे को इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।